Student, today we can see this new topic, change in quantity demand and another change in demand. How can you differentiate between change in demand, quantity demand and change in demand? इसके बीच में आप कैसे अंतर देखेंगे? तो स्टेप वाइज हम इसको जो है इसके पार्ट्स को देखेंगे along with schedule and diagram. Change in quantity demand इसे हम मांग का मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं. इसका एक और निकनेम है, एग्जाम में कभी-कभी ये वर्डिंग ना देके इसका एक और नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. इसे डिमांड कर्व का मूवमेंट भी कहते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा जो वॉच होती है, क्लॉक जो भी है, उसमें पेंडुलम की तरह जो है एक पॉइंट कांस्टेंट रहता है और दूसरा जो है उसमें मूवमेंट करता रहता है, यानी कि उसमें चेंजेस आते रहते हैं. तो सेम इसी तरह से है मूवमेंट, इसलिए इसको कहा गया है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. There are two parts of movement along demand curve: extension of demand and contraction of demand. How can you differentiate extension and contraction? Extension को हिंदी में कहते हैं मांग का विस्तार और contraction को कहते हैं मांग का संकुचन. And one point only responsible for extension and contraction. Only one point, and that factor is price. यहाँ पे मूवमेंट होने का एक ही कारण जिम्मेदार है. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा. हालांकि मैंने यहाँ पे अपना कोडिंग किया हुआ है, जो मैंने अपना जो है सिस्टम के थ्रू जो है मैंने अपने तरीके से इसको पढ़ाने की कोशिश की, आपको बताने की. यहाँ पे माइनस का पी किया है, यहाँ पे प्लस पी किया है. माइनस पी मैंने प्राइस डिक्रीज हो रहा है और प्लस पी मैंने प्राइस इंक्रीज हो रहा है. तो उसी चीज को हम यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेना है. तो एक्सटेंशन मतलब मांग का विस्तार, एक्सटेंड कर लिया, मांग बढ़ गई. तो यहाँ पे देखेंगे when the price Px means price or Qx means quantity of good X. When the initial price of good X is ₹5, then consumer demanded how many units? 1 units. Now the price increased from price decreased from 5 rupees to 1 rupees. Then its quantity demand increased from 1 rupees to 5 rupees. और जैसे कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि प्राइस कम होने से उसकी डिमांड कमोडिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. तो यहाँ पे लिखेंगे है प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीज, यानी प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज कर जाएगी. तो इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं. सेम इसी शेड्यूल को हमने यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है. एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ऑफ एक्स दिखाया गया है, वाई एक्सिस में हम प्राइस ऑफ एक्स दिखाए हैं. यहाँ पे उसकी मात्रा है, मांग है वस्तु की, और यहाँ पे वस्तु की कीमत है. अब यहाँ पे सेम वही चीज दिखाया है. जब कीमत यानी वस्तु की कीमत यानी प्राइस 5 थी तो हम कितनी डिमांड करते थे 1 रुपीस. तो यहाँ पर हम देखेंगे कीमत 5 रुपीस है, तो यहाँ पर डिमांड कितनी हो गई है 1 यूनिट, यानी कि एक इकाई का हम मांग कर रहे हैं. कीमत बहुत अधिक है, 5 रुपए है. अब कीमत 5 रुपए से कम होते होते सबसे बॉटम में 1 रुपये चली गई, तो डिमांड भी जो है 1 रुपये से बढ़कर 5 रुपीस हो गया, यानी कीमत कम होने से डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई. तो कीमत जैसे कि 5 रुपीस, प्राइस 5 रुपीस से घटकर जो है 1 रुपीस हो गया, तो डिमांड 1 यूनिट से बढ़कर 5 यूनिट हो गई, यानी डिमांड राइट साइड में क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया. क्लियर है? नाउ यू कैन सी द डायग्राम. एरो मार्क, द एरो मार्क स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, एरो मार्क नीचे जा रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डायग्राम में सिमिलर चीजें दिखेंगी, लेकिन जहां जिस बच्चे ने एरो मार्क गलत बनाया तो उसका पूरा मेहनत समाप्त, पूरा आंसर गलत हो जाएगा. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरो मार्क है. तो एरो मार्क यहाँ पर डाउनवर्ड, क्योंकि आप कीमत को बढ़ते हुए क्रम से नहीं, बढ़ने के बाद घटते हुए दिखा रहे हैं. तो कीमत घटने से एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने से डिमांड जो है राइट साइड में जो है एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए ये स्लोप डाउनवर्ड है. तो स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट ए पॉइंट दिया है. देखो हमने यहाँ पे एक ऑर्डर है, ए पॉइंट दिया, यहाँ पर बी दिया है. तो ए से बी की तरफ जो मूवमेंट है उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, डाउनवर्ड. नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन. अगर ये पार्ट जिस बच्चे को समझ में आ गया, जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन याद हो जाएगा. और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप याद करेंगे, आपको कम समय में लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, मोस्टली नो कंफ्यूजन. यानी कि यहाँ पे जितना शॉर्ट में और जितना स्कूल माइंड में और जिस तरह से बता रहे वैसे समझेंगे तो फिर डिटेल में दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम चाहे इसको पूरा रफ करके इसीलिए इसको समझा दें, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक,
अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सर्कुलर हम उसको जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम दिखाएंगे कि कैसे इसमें ही हम इसको समझा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट है दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन, संकुचन सिकुड़ना, कम होना। अगेन प्लस पी मैंने बताया, प्लस पी मैंने प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस मैंने इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस, द इनिशियल प्राइस ऑफ गुड इज 1, क्वांटिटीज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर 5। जब कीमत 1 रुपए थी तो कंज्यूमर कितनी डिमांड करता था, 5 यूनिट की डिमांड करता था। और जब कीमत 1 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो गई, कीमत इंक्रीज फ्रॉम 1 रुपीज टू 5, then its demand decreased from 5 units to 1 unit। क्योंकि अधिक कीमत होने पे, प्राइस बढ़ने पे कंज्यूमर डिमांड कम करता है, तो उसने अपनी डिमांड 5 यूनिट से 1 यूनिट्स कर दी। अब इसी चीज को हमने देखा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि डिमांड हमारी क्या हो गई, कम हो गई। उसी चीज को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड एरो मार्क, बार-बार कह रहे हैं एरो मार्क की आपको जो है देखना है। तो यहाँ पे प्राइस 1 था, तो जिस तरह से शेड्यूल दिया गया है उसी पर प्रेजेंट किया है डायग्राम। यहाँ पे प्राइस 1 2 3 4 5, मिनिमम प्राइस 1 है, मैक्सिमम 5 है, तो हमने 1 से 5 तक गिनते। फिर यहाँ पे क्वांटिटी देखेंगे, मिनिमम 1 यूनिट है और मैक्सिमम 5 है, तो हमने सीरियल ऑर्डर में 1 to 5 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस 1 था तो हम स्टार्टिंग 1 से ही करेंगे। तो प्राइस यहाँ पे y एक्सिस पे हमेशा प्राइस को देखा जाता है, तो हमने आपको बताया था। तो यहाँ स्टार्टिंग में प्राइस 1 था तो डिमांड कितनी थी, 5 थी, तो यहाँ पे 5 यूनिट्स की डिमांड कंज्यूमर के द्वारा थी। जब प्राइस 1 रुपीस से बढ़कर कितना हो गया, 5 रुपीस, तो यहाँ प्राइस 1 रुपीस से बढ़कर 5 रुपीस हो गया, ऊपर चला गया प्राइस। ठीक है, प्राइस ऊपर गया तो डिमांड जो थी वह 5 यूनिट से घटकर 1 यूनिट हो गई। तो पहले डिमांड हमारी 5 यूनिट्स थी, अब डिमांड 5 यूनिट से घटकर कितनी हो गई, डिक्रीज करके 1 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे 1 यूनिट्स है, यानी कि इतनी ही डिमांड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारी प्राइस पहले 1 थी, प्राइस 1 से बढ़कर 5 हो गई, तो डिमांड हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट मींस सिकुड़ गई, कम हो गई, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे एरो मार्क जस्ट इसका अपोजिट है, ये डाउनवर्ड था तो ये क्या हुआ, अपवर्ड। ये A to B मूवमेंट था इसका, तो इसका क्या हुआ, B to A मूवमेंट। इज इट क्लियर? और अगर आप एक्सटेंशन याद कर लिए तो कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। जस्ट नंबर को अपोजिट कर दीजिए, 5 नीचे जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा। देखिए ऐसा बन जाएगा। फिर डायग्राम टोटल एग्जैक्ट डिट्टो वही का वही है, आपको बस एरो मार्क चेंज कर देना है। इस एरो मार्क को मिटाकर यहाँ, ठीक है, डाउनवर्ड था तो इसको अपवर्ड कर देना, तो बस ये अपवर्ड कर देंगे तो ये डायग्राम सेम बन गया। तो इस तरह से आपको जो है डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और उसी कॉन्सेप्ट में ही आप कॉन्ट्रैक्शन की समझ लेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक हमने क्लियर किया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, चेंज इन डिमांड। और यहाँ पे चेंज इन डिमांड का एक और निकनेम है, जैसे कि आप कई बार बताया वर्डिंग जो है चेंज करके भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार जो है लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो घबराइएगा नहीं। चेंज इन डिमांड इज आल्सो कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड का। अब यहाँ पे शिफ्ट नाम क्यों दिया गया है, शिफ्ट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे डिमांड कब रोटेट नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा डिमांड ही कब चेंज हो जा रहा है, इनिशियल डिमांड से न्यू डिमांड बन जा रहा है या प्रीवियस डिमांड हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसमें देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड का। अब यहाँ पे शिफ्टिंग में 2 पार्ट्स हैं, जैसे इसमें हमने देखा एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का, इसमें था, इसमें क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो इसके लिए इसमें तो प्राइस रिस्पांस था ना, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन की ओनली 1 फैक्टर, ओनली प्राइस ऑफ द गुड्स, बट इन दिस टॉपिक अदर फैक्टर, और अदर फैक्टर में हम कई बार बता चुके हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, ये सब मिलाकर एक वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए अदर फैक्टर। अगर इन अदर फैक्टर में चेंजेस हो जाए तो प्राइस को छोड़ के ओन प्राइस ऑफ द गुड्स को नेगलेक्ट करेंगे, उसको अनदेखा कर देंगे। लेकिन अन्य कारकों में अगर परिवर्तन आ जाए तो ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा। कैसे हम आपको बता रहे हैं, पहले हम बता रहे हैं इंक्रीज का। यहाँ प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, द प्राइस ऑफ द गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, बट ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर, फॉर एग्जांपल इंक्रीज द कंज्यूमर इनकम, भाई इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई, टेस्ट प्रेफरेंस उसका बदल गया, क्लाइमेटिक चेंजेस आ गए, उसने अपने
प्रेफरेंस को चेंज कर दिया। तो इसकी वजह से कीमत में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन आने से पहले कीमत 10 रुपीज थी, प्राइस 10 थी, तो उसकी डिमांड 20 थी। प्राइस अभी भी 10 है, फिर भी जो है 10 होने के बावजूद भी उसने अपनी क्वांटिटी डिमांड 20 यूनिट से कितनी कर दी, 30 यूनिट्स कर दी, यानी कि हाउ मच यूनिट्स इंक्रीज, 10 यूनिट्स इंक्रीज। अब इसी चीज को यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। प्राइस की जो कांस्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिखाई गई है, ये प्राइस लाइन है, ये ₹10 पे कांस्टेंट है। इनिशियल डिमांड क्या है, D1 है, ठीक है। और इनिशियल डिमांड जब D1 था तो उसमें डिमांड कितनी थी, 20 यूनिट्स की थी। देखिए 20 यूनिट्स था, प्राइस 10 था, तो यहाँ पर प्राइस 10 है और डिमांड 20 थी। अब सेकंड स्टेप में देखेंगे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस रिमेन कांस्टेंट है, बट डिमांड इंक्रीज फ्रॉम ₹20 यूनिट्स टू 30 यूनिट्स। 20 यूनिट्स से बढ़कर डिमांड कितनी हो गई, 30 यूनिट्स। कितना इंक्रीज किया डिमांड, यहाँ डिमांड इंक्रीज किया 10 यूनिट्स। तो A से B देखेंगे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है A पॉइंट से शिफ्ट करके B पॉइंट चला गया, ये D1 से शिफ्ट करके यहाँ क्या होता है, D2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड का टोटली चेंज हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ, नया डिमांड। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे डिमांड का एक ही था, सिंगल डिमांड, या तो डाउनवर्ड या तो अपवर्ड एरो मार्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, D1 पर D2 आ गया। देखो यहाँ पे क्या D था, यहाँ पे D था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ D1 पर D2 हो गया, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस कांस्टेंट थी लेकिन डिमांड इंक्रीज कर दिया, डिमांड इंक्रीज करने से राइटवर्ड शिफ्ट किया। सेकंड पॉइंट, हाँ, अब इसका रीजन क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, व्हाट आर द कॉजेज। तो यहाँ कॉजेज मतलब है कुछ शॉर्टकट में मैंने यूज किया है, इसी को पैराग्राफ में चेंज कर सकते हैं। तो डिमांड D1 से D2 यानी कि 20 से 30 हो गया, 20 से 30 हो गया, इसके पीछे कारण है इंक्रीज इनकम, तो प्लस यानी इंक्रीज, तो इनकम बढ़ने से ऐसा होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस के बढ़ने से ऐसा होगा, इंक्रीज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। थर्ड, डिक्रीज द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस के कम होने से होगा। ये सबका एक्सप्लेनेशन पिछले टॉपिक में हम कर चुके हैं, फिर उसी को सेम वही से रिपीट कर देना, ठीक है। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होता है, फेवर में कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के फेवर में उसका टेस्ट हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और एक्सपेक्टेशन, हो सके तो जो है प्राइसेस नियर फ्यूचर में घटने वाला हो, ठीक है, तो ऐसे में चेंजेस आ जाएंगे। तो इन सभी रीजन के कारण जो है डिमांड इंक्रीज होती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप ब्रीफली भी कर सकते हैं कि इनकम 20,000 रुपीज से 50,000 रुपीज हो गया, जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, पहला पॉइंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स टी की प्राइस बढ़ जाती है तो टी के प्राइस बढ़ने से जो है कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर पेट्रोल का रेट डिक्रीज करता है तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग बोलेगा पेट्रोल बहुत सस्ता होगा, चलो कार खरीदना शुरू कर दें। नेक्स्ट, टेस्ट प्रेफरेंस बताई चुके हैं अभी जस्ट, या फेवर में किसी के तो उसका डिमांड बढ़ जाएगी। और एक्सपेक्टेशन जो है प्रोडक्ट की प्राइस नियर फ्यूचर में कम होने से। तो ये पॉइंट्स थे आपके इंक्रीज का जो हमने क्लियर किया। नेक्स्ट, अगर जिस बच्चे का इंक्रीज टॉपिक क्लियर हुआ तो उसका डिक्रीज और टॉपिक भी शेड्यूल डायग्राम सब क्लियर हो जाएगा। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, डिक्रीज इज आल्सो रिस्पांसिबल, व्हाट आर द फैक्टर, ओनली एक्सपेक्टेशन, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, initial price is ₹10, quantity demand is 30 rupees, price remain constant but demand decrease from 30 to 20 rupees। और वही चीज को हमने यहाँ पे देखिए, डायग्राम सेम है, चाहे तो इसी डायग्राम में बना सकते हैं, बस हमें एरो मार्क चेंज करना है। एरो मार्क का खेल है बच्चे, बार बार कह रहे हैं एरो मार्क पर बजा देना है। एरो मार्क का राइटवर्ड जा रहा है और यहाँ पे बैकवर्ड जा रहा है, लेफ्टवर्ड साइड, ये दाहिनी तरफ जा रहा है, ये बाईं तरफ जा रहा है। तो जहाँ एरो मार्क, यहाँ पे ये D1 था, ये D2 था, तो इसको यहाँ D1 और D2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, D1 इधर आ जाएगा राइट साइड और D2 इधर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले डिमांड हम 30 यूनिट्स का करते थे, प्राइस 10 था, वही चीज यहाँ पर कहा गया। अब प्राइस 7 रिमेन कांस्टेंट 10 ही है, लेकिन डिमांड 30 यूनिट से 20 यूनिट हो गई, तो 30 यूनिट से रिड्यूस होकर 20 यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो इस तरह से बैकवर्ड जा रहा है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों डिमांड कम हो रहा है, तो जितने पॉइंट्स बनाए थे सेम वही पॉइंट रिपीट करने हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बताए
यहाँ पे इंक्रीज जो लिखा है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिक्रीज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डिक्रीज इन डिमांड। इनकम इंक्रीज, इसमें था इंक्रीज होने से डिमांड बढ़ रहा था, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस। भाई इनकम 20,000 से 5,000 का आ गया, डिमांड कॉमन सेंस की बात है, डिमांड कम हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे, यानी कि इनकम घटने से डिमांड बढ़ेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स प्लस में था, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज कर रही थी, प्लस मतलब इंक्रीज, तो यहाँ पे इंक्रीज की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस जो है डिक्रीज कर रही थी, तो यहाँ पर डिक्रीज की जगह डिक्रीज मतलब माइनस, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, यानी कि साइन चेंज कर देंगे। साइन बुक में कहीं दिया नहीं है, वो तो मैंने अपने कोडिंग हिसाब से बताया कि प्लस मतलब इंक्रीज होता है और माइनस मतलब डिक्रीज होता है, ताकि आप उस कोडिंग के थ्रू और इस हेडिंग के थ्रू या इस वर्ड के थ्रू आप जो है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक लिख सकते हैं और पैराग्राफ जो है टू द पॉइंट कंटेंट के हिसाब से बना सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में प्लस हो जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हमने यहाँ फेवर वर्ड लिखा था, फेवर में आप उस वस्तु के फेवर में है, अनुकूल है वो आपके लिए, आप उसको, आपको वो वस्तु अच्छी लग रही है। लेकिन जब डिक्रीज इन डिमांड टॉपिक होगा तो यहाँ पर फेवर की जगह अनफेवर लिख देना। क्या लिखना, अनफेवर। तो यहाँ पे UN, बस UN अनफेवर वर्ड यूज करना और इसी को सेंटेंस बना के लिखना, ठीक है, कि ड्यू टू चेंज द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर अनफेवर, सो द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस। नाउ एक्सपेक्टेशन में माइनस था तो इसको प्लस कर देना, नियर फ्यूचर में हो सकता है कीमत बढ़ने वाली हो, ठीक है। तो ये सब जो है आपके डिक्रीज इन डिमांड के कॉजेस हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हमने ये टॉपिक जो है आपको मूवमेंट एंड शिफ्टिंग डिमांड क्लियर किया, और उम्मीद करते हैं कि जितना ज्यादा आप डायग्राम प्रेजेंट करेंगे रफ में या फेयर में बनाते जाएंगे और जितना क्लियरिटी आती जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका टॉपिक इजी से इजी होता जाएगा, ठीक है। नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फॉर दिस यू नीड स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, विल पावर एंड ट्राई टू डू हार्ड वर्क। जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज्यादा डायग्राम बनाएंगे, माइक्रो में पूरा यही है, डायग्राम के बेस पे पूरा बुक है। जितना ज्यादा डायग्राम क्लियर होगा, जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कोई भी टॉपिक चाहे जितना भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, उसको अपने एग्जाम्पल के थ्रू, अपने सराउंडिंग में, आसपास। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो प्रेजेंट को देखता है, फ्यूचर को देखता है, ठीक है। तो उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो टॉपिक आपका जो है इजी होता जाएगा, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि हम सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू ही हम किसी कठिन से कठिन टॉपिक को समझ सकते हैं, और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इसको चाहे तो पैराग्राफ में या लेंथी जो है अपने ओन वर्ड में आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिखाए थे, डेफिनेशन, शेड्यूल, डायग्राम और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, और इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉजेस, और कॉजेस कैसे हमने चेंज किए वो हम आपको एक्सप्लेन किए कि कॉजेस में जो है ये आपके टोटल कितने पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स थे। 5 पॉइंट्स को जो है एक्सप्लेन किया गया है, और इसमें 5 पॉइंट्स में हमने अपने हिसाब से 5 पॉइंट्स में हमने अभी 5 पॉइंट में साइन बनाया है। साइन इंक्रीज में था, तो इंक्रीज में जो है साइन अपोजिट था, डिक्रीज में हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे इन सब चीजों को जो है हम नोट्स में अपने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जो है लिखें और क्लियर टू द पॉइंट लिखें। और सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप बुक की लैंग्वेज लिखें, हाँ टॉपिक कंटेंट आपका अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई जो बताया गया है पाठ्यक्रम में उसके अनुसार होना चाहिए, बियॉन्ड द टॉपिक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से जो है हमने आज टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।